हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का जीके मिलियनर पर स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं और सबसे पहली कक्षा में मैंने आपको कंप्यूटर के विषय के अंतर्गत इसके पाठ्यक्रम से परिचित करवाया और उसके अंतर्गत हमने सबसे पहला टॉपिक कंप्यूटर का उद्भव आदि विकास को पढ़ना प्रारंभ किया। मैंने सबसे पहले कंप्यूटर का उद्भव विषय को आपको पढ़ाया। पहले टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको उद्भव के अंतर्गत आपको इसका जो थ्योरी का सेक्शन था मैंने आपको कंप्लीट करवाया और यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैंने आपको इससे भी परिचित करवाया। और उसके बाद की कक्षाओं में हमने पढ़ना प्रारंभ किया कंप्यूटर का विकास। हमने पढ़ना प्रारंभ किया और वहाँ पर इसके अंतर्गत हमने देखा कि कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण कर रखा गया है निम्न 3 आधारों का प्रयोग करते हुए। वो 3 आधार क्या क्या थे? एक था हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, दूसरा था आपका वर्किंग मेथड के आधार पर और तीसरा जो था वो था आकार और कार्य के आधार पर। और उसमें हमने सबसे पहला जो आधार था वर्गीकरण का, हमने वहाँ पर इसका जो थ्योरी का सेक्शन था अर्थात हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं हमने वहाँ पर पढ़ा। और हमने यहाँ मुख्यतः देखा यहाँ पर ये चीज़ें कि इसके अंतर्गत इसे 5 भागों में बांट रखा गया है और इन 5 भागों को क्या नाम दे रखा है? पीढ़ी। और हमने वहाँ पर इसके बारे में विस्तारपूर्वक मैंने यहाँ पर चर्चा की किस प्रकार की पहली पीढ़ी कंप्यूटर में किस प्रकार के विशिष्ट हार्डवेयर का प्रयोग किया गया, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रयोग किया गया, साथ में यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं मैंने आपको इस सबसे परिचित करवाया। और मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके साथ में क्या करूंगा, उसके बाद तुरंत क्या करूंगा, अगले वीडियो में यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनर के द्वारा मैं उससे संबंधित एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा, जिससे क्या हो आपका थ्योरी का सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका प्रश्न आसानी से मल्टीपल क्वेश्चन के आधार पे क्या करें, प्रश्न यहाँ पर देख ले, उसे समझ ले और साथ में क्या हो कि इन प्रश्नों को हल कर ले। उससे क्या होगा, आपका अभ्यास हो जाएगा और एग्जाम के समय में जब आप पर यहाँ से इन विषयों कंप्यूटर के विषय से जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको वो ज़्यादा सहायता करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कंप्यूटर के विकास के अंतर्गत हमने पढ़ा क्या? 3 आधारों का प्रयोग किया। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के थे हमने वहाँ पढ़ा है। अब उसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं हमें, तो हम उन सारी चीज़ों को पढ़ना अब हम प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है, हम इसे देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने जो प्रश्न यहाँ पर लाए हैं वो आपको जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो सारे प्रश्न आपको कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे या केंद्र स्तर पे यदि कंप्यूटर विषय से प्रश्न बने हैं तो यहाँ पर वो सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, या राज्य स्तर पर यदि कंप्यूटर विषय से प्रश्न पूछे गए हैं तो वो सारे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे लौटते हैं और यहाँ पर मैं बात करूँगा कि पीढ़ी के अंतर्गत हमें जो जनरेशन पढ़ना है कंप्यूटर में वहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते रहे हैं पिछले एग्जामों में, या आने वाले समय में किस प्रकार के यहाँ प्रश्न बन सकते हैं, मैं इसके बारे में भी चर्चा करता हुआ चलूँगा। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो आप देख सकते हैं ये आपका ये पहला प्रश्न है। ये पहला प्रश्न आपका ये है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में उपयोग हुआ था। यहाँ पर आपके पास सामने 4 ऑप्शन है और मैंने आपको सभी को इसके पहले जो कक्षा दी थी वहाँ पर मैंने इस विषय के संदर्भ में, इस टॉपिक के संदर्भ में आपको थ्योरी का सेक्शन पढ़ाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वो वीडियो को देख लिए होंगे और वहाँ पर मैंने आपको जो भी जानकारी बताई थी पीढ़ियों के बारे में, किन किन हार्डवेयर का प्रयोग किया है उन सारे के बारे में, तो यदि आपने सही ढंग से वीडियो को देखा होगा तो इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। वैसे ऑप्शन में बता दूं कि ऑप्शन में क्या क्या आप देख सकते हैं। ऑप्शन में पहला है आईसी चिप, दूसरा है वैक्यूम ट्यूब या वाल्व, तीसरा है एसएलआई या चौथा आपका है ट्रांजिस्टर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, वैक्यूम ट्यूब या वाल्व। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का और वाल्व का प्रयोग हुआ था। किस रूप में? तो आप कहेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में, अर्थात गणना करने वाले यंत्र के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो आप कहेंगे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। पर मैं साथ में एक प्रश्न ये पूछूं कि वर्तमान समय में गणना करने का कार्य कौन सा डिवाइस करता है? तो आप कहेंगे
माइक्रो प्रोसेसर ये कार्य क्या करता है, गणना करने का, प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है, तो आप कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर जो है ये गणना करने का कार्य करता है। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब या वाल्व। तो आप इसे याद रखेंगे, हो सकता है आपका एग्जामिनर यहाँ पे ये प्रश्न पूछ ले, साधारण प्रश्न है, हो सकता है संभावना कि ये प्रश्न आपसे पूछ ले। आइए हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न आपका है कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पूछ रहा है आपका कि डाटा एवं सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए पंच कार्ड एवं पेपर टैब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। तो आप इस प्रश्न को देखें और यहाँ पर सही प्रश्न को सही करने का प्रयास करें। तो हम देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, पहली पीढ़ी। आप सभी को पता होगा, यदि आपने इसके पहले का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डाटा एवं सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए पंच कार्ड और पेपर टैब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, तो ये पहली पीढ़ी में किया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहली पीढ़ी में प्राथमिक मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग हुआ था, तो आप कहेंगे मैग्नेटिक ड्रम का। पर जब मैं बात करता हूँ मुख्य मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर प्रयोग हुआ पंच कार्ड का और दूसरा पेपर टैब का प्रयोग होता हुआ आपको दिखेगा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। पर वर्तमान से मैं आपको पूछूं कि बताइए कि प्राथमिक मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि रैम का प्रयोग होता है, रैम का प्रयोग होता है और रोम का प्रयोग होता है। या मैं बात करूं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो आप क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में तो आप क्या कहेंगे कि ये किसका प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे कि हार्ड डिस्क का प्रयोग होता हुआ आपको दिखेगा, हार्ड डिस्क का प्रयोग होता हुआ दिखेगा। पर यहाँ पर क्या हुआ है, डाटा एंड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग हो रहा है, किसका, पेपर टैब का प्रयोग हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं, कुछ और बात करते हैं। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, तो ये देख सकते हैं तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि पहली पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयुक्त भाषा थी। तो आप बताइए कि पहले पीढ़ी में जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा था इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। और आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा था, असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा था, या फिर तीसरा जो है मशीन लैंग्वेज, या डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं कि इसका सही उत्तर होगा डी, अर्थात असेंबली भाषा या हम इसे कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, इन दोनों का प्रयोग हो रहा था क्या, सॉफ्टवेयर को बनाने में। प्रारंभ में जैसे पहली पीढ़ी का समय क्या है, तो आप कहेंगे 1942 से 55 के मध्य में जो कंप्यूटर बने कि उन्हें कहा गया कि ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो इस समय जब प्रारंभ में क्या था, जो कंप्यूटर बन रहे थे वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे थे वो मशीन भाषा में बनाए जा रहे थे। लेकिन पहले तो मशीन भाषा में बनाए जा रहे थे, पर 1950 और 52 के आसपास में आप देखेंगे कि क्या हुआ कि असेंबली लैंग्वेज का निर्माण हो गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या हुआ कि इस भाषा का प्रयोग किया जाने लगा सॉफ्टवेयर को बनाने में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न किस प्रकार का है, तो चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, कुछ कंप्यूटर को उदाहरण दिए हुए हैं। ये लिखा हुआ कि ENIAC और यूनिवैक कंप्यूटर किस पीढ़ी में बनाया गया। ये किस पीढ़ी में बनाया गया आप बताएं। तो आपका ऑप्शन है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहली पीढ़ी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, यदि मैं कुछ बात करना चाहूँ जैसे ENIAC के बारे में, तो ENIAC को कहा जाता है ये दुनिया का पहला आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पर यदि मैं बात करता हूँ यूनिवैक के बारे में, तो इसे बताया जाता है कि ये दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। यदि इसका पूर्ण रूप आपसे पूछेगा तब क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आइए हम चौथे प्रश्न को देखते हैं, पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो पहला पीढ़ी का है। आपका ऑप्शन क्या है, ए है आपका IBM 1401, दूसरा है ASCII, या तीसरा ऑप्शन आपका है ENIAC, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ENIAC।
क्योंकि पहली पीढ़ी में बनाया गया कंप्यूटर है, आज से दुनिया का पहला कंप्यूटर ही बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और इसका निर्माण किसने किया था, तो आप कहेंगे 1946 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जेपी एकर्ट और मोचलिए ने, जॉन मोचलिए ने इसका आविष्कार किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका निर्माण हुआ था। आइए हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या हमारा है, छठा प्रश्न ये है, असेंबली भाषा का विकास किसने किया। ऑप्शन आप देख सकते हैं आपके सामने है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर जॉन वान न्यूमैन, दूसरा ऑप्शन आपका है डॉक्टर ग्राइसहॉपर, तीसरा है जेपी एकर्ट या चौथा है क्लिफोर्ड बेरी। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। तो असेंबली भाषा का विकास किसने किया था, इसका आविष्कार किसने किया, ग्राइसहॉपर ने। और यदि मैं प्रश्न ये पूछ दूं कि बताइए कि असेंबली भाषा का विकास किस पीढ़ी में हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, पहली पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी में किया गया, ये प्रश्न आपका है। ऑप्शन आपके हैं पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी। तो आप सभी जानते हैं कि इसका प्रयोग, ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में दूसरी पीढ़ी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ लिखा हुआ कि मुख्य मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग कंप्यूटर में किया गया। तो आप बताइए कि कब किया गया मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग। तो आप कहेंगे इसका प्रयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था। किस रूप में, मुख्य मेमोरी के रूप में। आइए हम बात करते हैं नौवें प्रश्न के बारे में। नौवां प्रश्न हमारा क्या है, तो यहाँ पर आपका नौवां प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग आरंभ हुआ, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग आरंभ हुआ किस पीढ़ी में आरंभ हुआ, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। आप जानते हैं वर्तमान समय में कई प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर को अधिकतर कंप्यूटर में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको अधिकतर कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अलग अलग प्रकार हैं, उसी में एक होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग आरंभ हुआ, तो आप बताइए यहाँ पर किस पीढ़ी में इसका आरंभ हुआ था कंप्यूटर में प्रयोग होना। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपका पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, दूसरी पीढ़ी। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहला तो यह बात याद रखें कि यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि यदि एक यूजर अर्थात उपयोगकर्ता, एक उपयोग करने वाला, कंप्यूटर का उपयोग करने वाला व्यक्ति यदि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करता है तो वह सीधे कंप्यूटर से नहीं जुड़ता, अर्थात वह सीधे कंप्यूटर से नहीं जुड़ता है, सीधे कंप्यूटर के साथ में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्ट नहीं करता है। वो क्या करता है ना, वो करता ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रत्येक यूजर होता है, प्रत्येक यूजर जो होगा ना, प्रत्येक यूजर क्या करेगा कि ऑफलाइन डिवाइस से ऑफलाइन डिवाइस हो या ऑनलाइन डिवाइस हो, उनका प्रयोग करके अपना काम तैयार करेगा और इसे क्या करेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर को भेज देगा, कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप देगा। और ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा ये क्या करेगा, ये सारा डाटा को इनपुट करेगा कहाँ पर, कंप्यूटर में, और कंप्यूटर फिर प्रोसेस करने का कार्य करेगा। तो क्या इसका कोई उदाहरण है, क्या इस प्रकार के कार्य होते हैं जहाँ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो जी हाँ, इसका उदाहरण है क्रेडिट कार्ड के लेन देन। देखिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमें स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमको जानना है क्योंकि हमारे एग्जामिनर ने उसे एक टॉपिक के रूप में इसे शामिल किया है। तो हम जब वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के, किस प्रकार के होते हैं, मैं इसके बारे में वहाँ पर इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अभी केवल इतना बात जान लीजिए कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग का आरंभ कब हुआ था, तो याद रखेंगे दूसरी पीढ़ी में। हम वहाँ पर जब इस टॉपिक पे पहुँचेंगे तो मैं इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताऊँगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, किन कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, हम उसके बारे में
उस टॉपिक के अंदर में बात करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या है कि 10वां प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार का है कि कंप्यूटर में आईसी चिप बने होते हैं। पहला तो ये ध्यान रखें कि आईसी चिप बने होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन निकल से बना होता है, निकल से बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है, जर्मेनियम से, या बी या सी, सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम, इन दोनों से बनाया जा सकता है। तो आपका सही उत्तर, आपके इनमें से इन चारों ऑप्शन में किसी सही उत्तर मानेंगे तो याद क्या रखें कि बी या सी। तो याद रखें कंप्यूटर में जो आईसी चिप बनते हैं ना, उन्हें जो है सिलिकॉन से ही बनाया जा सकता है, सिलिकॉन से भी, और जर्मेनियम का भी उपयोग करके भी इसे बनाया जा सकता है आईसी चिप को। आगे देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन, सॉरी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 12 लिखा गया है, तो माफ़ कीजिएगा। आगे इसे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपका प्रश्न ये है कि आईसी चिप का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात इसका पूर्ण रूप आपको पूछ रहा है, फुल फॉर्म क्या है। तो आप इसे देखें और बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन क्या है, इंटरनल सर्किट, इंटरनेट सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, या चौथा है इंटरनेशनल सर्किट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। आइए बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न में। 13वां प्रश्न क्या है इसे देखते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार का है कि आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण संभव हो सका। आप बताइए कि आधुनिक कंप्यूटरों को, मतलब छोटे प्रकार के कंप्यूटर बनाना संभव हुआ, ये किस तकनीक के कारण हो पाया, किस यंत्र के कारण हो पाया। तो आप क्या कहेंगे, किस डिवाइस के कारण ये संभव हो पाया। तो आप कहेंगे आईसी चिप के कारण कंप्यूटरों, छोटे प्रकार के कंप्यूटर बनाना संभव हो सका। तो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ बात कर ले जरा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इस पर टार कर दूँ, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में कब हो रहा था, तो आप कहेंगे पहली पीढ़ी में। यदि मैं पूछूं ट्रांजिस्टर का प्रयोग कहाँ पर हो रहा था, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में, प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में, तो आप कहेंगे दूसरी पीढ़ी में। और आईसी चिप का प्रयोग कब हो रहा था, प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो आप कहेंगे तीसरी पीढ़ी में। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा 14वां प्रश्न क्या है। तो 14वां प्रश्न कुछ इस प्रकार का है आपका। ये प्रश्न है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या कहते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आईसी चिप। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न हमारा क्या है। तो 15वां प्रश्न कुछ इस प्रकार का आपका है। आइए 15वां प्रश्न है कि कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है लॉग स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लैंज स्केल इंटीग्रेशन, या लॉन्ग स्केल इंटीग्रेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो आप कहेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ, जो आईसी चिप बनाए गए, प्रोसेसिंग डिवाइस आईसी चिप जो बनाए गए, तो ये कार्य तो क्या कर रहा था, कंप्यूटर प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में कार्य कर रहा था। पर केवल एक आईसी चिप का निर्माण नहीं किया गया, अब कई सारे आईसी चिप बनाए जाने लगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं LSI मतलब ये क्या हो गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्या हुआ कि कई सारे आईसी चिप का निर्माण किया गया, बड़ी अधिक संख्या में आईसी चिप का निर्माण किया गया और उसे एक रूप दे दिया गया और उसे कहा गया क्या कि वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाले चिप हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाले आईसी चिप हैं। अब यहाँ पर खास बात क्या है कि यहाँ पर आगे चल के आप देखें क्या कि लार्ज स्केल के स्थान पर अब क्या था कि यहाँ पर मीडियम स्केल भी आपको देखने को मिलेगा। लार्ज स्केल के बाद बहुत अधिक मात्रा में आईसी चिप का प्रयोग किया गया क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन को। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या है, रैम का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। प्रश्न यह है कि रैम का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है पहली पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, पाँचवीं पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो आप कहेंगे तीसरी पीढ़ी में रैम का प्रयोग किया गया। किस रूप में, तो आप कहेंगे किस रूप में किया गया, तो आप कहेंगे प्राथमिक मेमोरी के रूप में इसका प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या है, यह है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। तो आप बताइए कि आपका सही ऑप्शन क्या होगा कि पहली पीढ़ी में विकास हुआ, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी में या चौथी में। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो आप कहेंगे
तीसरी पीढ़ी। टाइम सीरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब हुआ था, तो आप कहेंगे तीसरी पीढ़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तीसरी पीढ़ी। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 18 प्रश्न के बारे में। 18 क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर का व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हुआ किस पीढ़ी में किस पीढ़ी में कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाने लगा, व्यावसायिक स्तर पर किया जाने लगा। तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि तीसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने ना, उनका प्रयोग कहाँ पर होने लगा था, व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग प्रारंभ हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 19वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 19वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि पहला व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ये सारी कंपनियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं, IBM ने बनाया, डेक ने बनाया, जेक ने बनाया या एप्पल कंपनी ने बनाया। तो सही उत्तर क्या होगा, तो पहला व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया, तो आप कहेंगे डेक। डेक का पूर्ण रूप क्या है, इस कंपनी का पूरा नाम है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। यदि मैं बात करूं जेक के बारे में, तो इसका है जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। इसके बारे में खास बात क्या है, इसने दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर बनाया था, अब उस कंप्यूटर का नाम क्या था, तो आप कहेंगे यूनिवैक। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया इसने। अब कब बनाया, तो आप कहेंगे 1954 के टाइम में इस कंपनी के द्वारा क्या किया गया था, दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर बनाया गया था, जिसका नाम था यूनिवैक। पूर्ण रूप क्या होगा इसका, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसी प्रकार IBM के द्वारा मैं यदि बात करूं, तो IBM कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला आधुनिक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप बनाया गया। इसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे मार्क 1। मैं आधुनिक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप कर रहा हूं, आधुनिक कंप्यूटर नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या था, मार्क 1, क्योंकि इसने 1937 से 42 के मध्य में क्या किया था, एक प्रोजेक्ट लाया था, अमेरिका में ही चलाया गया ये प्रोजेक्ट को। और इसने क्या किया कि यहाँ पर हार्वर्ड आइकन कंडीशन में दुनिया का पहला आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, मार्क 1। तो याद क्या रखे, ये जो रिसर्च ऑर्गेनाइज किया गया था, ये IBM कंपनी के द्वारा ही फंडेड था। आगे बात करते हैं एप्पल के बारे में आप जानते होंगे, ये एक अमेरिकी कंपनी है और वर्तमान समय में या कंप्यूटर के साथ साथ स्मार्टफोन भी बनाती है। तो ये इतनी कंपनी मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारी कंपनियाँ आपको अमेरिका में मिलेंगे और ये सभी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में कार्य करते, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाते हैं। आइए हम देखते हैं 20वां प्रश्न क्या हमारा है कि प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था। अभी मैंने बताया ना कि अभी तो पहले पूछा गया कि प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया, और यहाँ प्रश्न क्या है कि मिनी कंप्यूटर बनाया तो गया पर इसका नाम क्या था। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है, PHP 8, PDP 8, PGP 8, PSP 8। बताइए सही उसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका PDP 8। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। इसका पूर्ण रूप क्या है, तो आप कहेंगे प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर 8 इसका पूर्ण रूप होगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा 21वां प्रश्न क्या है। ये लिखा हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा पहली पीढ़ी के हैं, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा चौथी पीढ़ी, क्योंकि चौथी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बनाया गया वहाँ पर उन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। और उसके बाद ही आप जानते हैं कि क्या हुआ, छोटे आकार के कंप्यूटर बनना प्रारंभ हो सका, संभव हो सका छोटे आकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया, क्योंकि प्रोसेसर का जो आकार था बहुत ही छोटा हो गया था और इस कारण से क्या था कि छोटे आकार के कंप्यूटर बनाए जाने लगे। वैसे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो 1970 में आप जानते हैं कि इंटेल कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया था। अब इसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे इंटेल 4004 1970 में से बनाया गया। और आप देखेंगे 7 वर्षों के बाद ही क्या एप्पल कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया जाता है, पहला माइक्रो कंप्यूटर बनाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे एप्पल 2। अपने ही नाम पर इस कंपनी ने अपने ही नाम पर क्या रखा था, उस माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या रखा था, एप्पल 2। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि
22वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका है कुछ इस प्रकार कि VLSI IC चिप में VLSI का अर्थ क्या है। इसका अर्थ मतलब पूर्ण रूप पूछा जा रहा है कि इसका पूर्ण रूप क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या है, वेरी लॉन्ग स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लॉन्ग स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लास्ट स्केल इंटीग्रेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो आप कहेंगे इसका है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, ये लिखा हुआ कि VLSI तकनीक का प्रयोग किया गया, किस पीढ़ी कंप्यूटर में इस तकनीक का प्रयोग किया गया। तो आपका ऑप्शन है पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी, तीसरी या चौथी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो सही इसका उत्तर होगा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस तकनीक का प्रयोग किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या थे, ये चिप ही थे और बहुत अधिक संख्या में इन चिपों का प्रयोग है। देखिए इसका मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट करता हूँ। VLSI IC चिप, इसका पूर्ण रूप तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन सर्किट हो गया, और ये क्या हो गया, ये चिप तो है। अब ये VL है, इसका है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या गया, बहुत अधिक मात्रा में क्या किया गया, ऐसी चिप का प्रयोग किया गया और इनका प्रयोग क्या किया गया, माइक्रो प्रोसेसर के बनाने में किया गया। और जब यह ऐसा कर पाना संभव हुआ तो क्या पाया आपने कि माइक्रो प्रोसेसर के बनने के बाद क्या हुआ, छोटे करे कंप्यूटर का निर्माण संभव हो सका। तो VLSI को बस इतना ही समझ रखेंगे यहाँ पर कि VLSI का तकनीक का प्रयोग चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में बनाने के लिए किया गया था। और यदि बहुत अधिक मात्रा में जब इसको बनाया गया, VLSI IC चिपों को जब बनाया गया तो इसे क्या नाम दिया गया, इसे कहा गया कि एक माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया गया। आगे हम बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं कि 24वां क्वेश्चन देखते हैं कि 24वां क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 24वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग स्टोरेज के लिए किया गया। अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे, सही उत्तर से क्या है, तो सही इसका उत्तर है आपका दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी या पाँचवीं पीढ़ी। तो इसका सही उत्तर क्या है, चौथी पीढ़ी में। मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्थिति क्या है। देखिए मैंने जब आपको इसका थ्योरी सेक्शन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग जो था वो तीसरी पीढ़ी में प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा उसको सुधारना चाहता हूँ कि तीसरी पीढ़ी में क्या था कि मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग हो रहा था। क्या, किसके लिए, मेमोरी के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा था। आगे चल के आप देखें क्या कि जब सेमीकंडक्टर मेमोरी का निर्माण हो जाता है, जब विकसित हो जाती है तो चौथी पीढ़ी में क्या होगा, इसका क्या किया जाएगा, इन सेमीकंडक्टर का प्रयोग किस रूप में किया जाएगा, मेमोरी के रूप में। कंप्यूटर में किस रूप में किया जाएगा, स्टोरेज के लिए मेमोरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता लगेगा। तो मैं इस चीज़ को वहाँ पर कुछ गलतियाँ थी तो मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ को प्रश्नों के माध्यम से सही करने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि सॉफ्टवेयर में GUI का विकास किस पीढ़ी में हुआ। तो GUI का विकास किस पीढ़ी में हुआ, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी में, पाँचवीं पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में या दूसरी पीढ़ी में। तो सही क्या होगा, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं इस प्रश्न को पहले उत्तर देता हूँ, उसके बाद मैं GUI के बारे में बताता हूँ। चौथी पीढ़ी में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GUI का पहले मतलब क्या होगा, पहले मैं बताता हूँ। इसका पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। थोड़ा इसको समझते हैं। पहला चौथा पीढ़ी का समय क्या है, तो आप कहेंगे कि चौथी पीढ़ी का समय है कि 1975-79 के मध्य में जो कंप्यूटर बने कि उन्हें कहा गया कि वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। और इसी समय क्या हुआ कि इस फीचर का निर्माण कहाँ पर हो गया था, कंप्यूटर में इस फीचर का निर्माण हो गया, अर्थात सॉफ्टवेयर में इस फीचर को लाया गया, इस फीचर का प्रयोग किया गया। तो हम लोग यहाँ पर जानने का क्या प्रयास करें, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करता हूँ। आप जानते हैं कि इसके पहले GUI के विकास से पहले क्या था कि कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए हमारे पास क्या था, हमारे पास था कीबोर्ड था। और यदि मान के चला जाए कि वहाँ पर किसी वर्ड को हमको टाइप करना हो, जैसे हमको वर्ड में काम करना होता, मान के चला जाए तो हम क्या करते थे कि वहाँ कंप्यूटर को हमको क्या लिखना पड़ता था, कंप्यूटर से पूरा तरीके से हमको वर्ड को टाइप करना पड़ता था। पर इसके विकास के पश्चात में क्या हुआ, आइकन का डेवलपमेंट हो गया और इसके माध्यम से क्या हुआ कि अब हम इस समय तक माउस आ चुका था और इस माउस का प्रयोग किस रूप में किया जाने लगा कि इन आइकनों को शॉर्टकट के लिए इन आइकनों का प्रयोग किस रूप में किया जाने लगा, शॉर्टकट के लिए।
अब इससे आसान ये हुआ कि हर एक निर्देश के लिए हमें क्या करना था कि निर्देश के लिए जो भी निर्धारित किए गए संकेत थे उनको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। और हम क्या कर रहे थे, इन आइकनों की सहायता से क्या कर रहे थे, किया जा रहा था कि शॉर्टकट कमांड बना दिया गया था, और जिससे क्या होता था, एक क्लिक के बाद ही उस पेज पे आप पहुंच जाते और अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। वर्तमान समय में आप जानते हैं कि आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब विंडो लोड होता है, तो वहाँ कई सारे आपको आइकन देखने को मिलेगा जैसे माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट या रिसाइकिल बिन, ये सारे आइकन हैं। और यही फीचर क्या कहलाता है कि ये GUI आधारित है, अधिकार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, आइकन का प्रयोग किया जाता है, और शॉर्टकट कमांड के माध्यम से क्या किया सकता है, जैसे माई कंप्यूटर में आपको जाना होता है तो इसके लिए कीबोर्ड से आपको इसका निर्देश लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। आप केवल और केवल इस आइकन के को डबल क्लिक करके ही क्या कर सकते हैं, इस फीचर के कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम 26वां क्वेश्चन देखते हैं कि 26वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 26वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, MS विंडोज़ तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस पीढ़ी में हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या पाँचवीं पीढ़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, चौथी पीढ़ी में। वर्तमान समय में आप जानते हैं कि MS विंडोज़ का प्रयोग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। कई सारे दुनिया के लगभग कई दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें से सबसे अधिक संख्या में वहाँ पर जो कंप्यूटर, उन कंप्यूटर में आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, विंडोज़ का। उसके अलावा आपको याद रखना है क्या, एप्पल का भी दूसरा नंबर पर आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रयोग होने वाला दूसरा सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, तो आप कहेंगे एप्पल कंपनी द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है उसका प्रयोग होता हुआ आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 27वां नंबर का क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन ये क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन और वैन। पहले तो मैं इसका पूर्ण रूप आपको बता दूं, इसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, और इसका है वाइड एरिया नेटवर्क का विकास हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर बने तो यहाँ पर कंप्यूटरों की गति बहुत ही अधिक थी, जिसके कारण से क्या था कि कई प्रकार के नेटवर्क डेवलप होते हुए चले गए। जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क को बना दिया गया, इन्हीं कंप्यूटर का प्रयोग किया हुआ। चौथी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने, इनके माध्यम से ही लैन प्रकार के नेटवर्क का निर्माण हो सका और वैन प्रकार के नेटवर्क का निर्माण हो सका। जैसे आपने यदि पढ़ा होगा तो, जैसे मैं इसको थोड़ा स्पष्ट करूँ कि लैन को जानते इंट्रानेट कहा जाता है, इंटरनेट नहीं कह रहा हूँ, इंट्रानेट कहा जा रहा है, इंट्रानेट। और वैन को क्या कहा जाता है, इंटरनेट। तो ऐसा मत समझ ले कि चौथी पीढ़ी में इंटरनेट आ चुका था। यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क लैन और वैन का विकास हो रहा था, पर वास्तविक रूप से आप देखेंगे कि जब पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण होगा, जब तकनीक बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी रहेगा, हार्डवेयर में कई सारी नई नई युक्तियाँ आ चुकी होंगी, चाहे सॉफ्टवेयर प्रकार डेवलप हो चुका रहेगा, उसके बाद ही क्या होगा कि उसके बाद पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के बाद क्या होगा, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर निर्माण होने के बाद देखेंगे क्या कि इंटरनेट का व्यक्तिगत जो उपयोग है उसका आरंभ हो जाता है, लोग उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। पर यहाँ पर जो नेटवर्क बने थे इनका उपयोग बहुत ही आपको सीमित होता हुआ आपको दिखेगा। जब मैं इंटरनेट बढ़ाऊंगा तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट करूँगा कि ये चीज़ को भी मैं स्पष्ट कर दूंगा कि चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में इन नेटवर्क के योगदान में क्या भूमिका रही थी। आइए बढ़ते हैं, हम देखते हैं 28वां क्वेश्चन हमारा क्या है। ये लिखा हुआ कि ये ULSI है और एक है SLSI से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। ये प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार का है कि, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस पीढ़ी में इन दोनों उपकरणों का प्रयोग किया गया माइक्रो प्रोसेसर को बनाने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में या पाँचवीं पीढ़ी में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका प्रश्न का उत्तर आपको देता हूँ और उसके बाद मैं इन दोनों का पूर्ण रूप को आपको बताता हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। हो सकता है कि यहाँ पर आपका एग्जामिनर जो है इसका पूर्ण रूप ही आपसे पूछ ले, तो मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ये पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में इन दोनों उपकरणों का प्रयोग किया गया था। किसका, माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग, माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाया गया था। तो देखें कि ULSI का पूर्ण रूप क्या है, तो ULSI का पूर्ण रूप है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ये है SLSI का मतलब है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन IC चिप। ये यहाँ बाद में IC चिप होगा, इंटीग्रेशन सर्किट। तो ध्यान में रखें, इसका आपका हो सकता है आपका पूर्ण रूप पूछे तो ध्यान में रखेंगे। पहला क्या होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दूसरा का क्या होगा, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन हमारे क्या है
कि भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क का विकास हुआ। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि बताइए किस पीढ़ी में इसका विकास हुआ। तो आप कहेंगे क्या, कौन सी पीढ़ी? यहाँ ऑप्शन आपका तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, इसका उत्तर सही होगा पांचवी पीढ़ी में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, पांचवी पीढ़ी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न ये कुछ प्रकार का है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी होगी। अब पांचवी पीढ़ी की जो कंप्यूटर है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो क्या होगा, क्या घर, पहला ऑप्शन है घर घर उपयोग, बहुआयामी उपयोग, कृत्रिम बुद्धि या बहुत कम कीमत। तो इसमें आप बताइए कि प्रमुख विशेषता क्या है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्तमान समय में यूट्यूब आप प्रयोग करते होंगे तो आप देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आपको सजेशन देता है ना, सजेशन देता है, 2-4 कीवर्ड ही आप टाइप करते हैं और उसके बाद आपको सजेशन देना मिलना प्रारंभ होता है। तो क्या इसके लिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है? नहीं, ये किस पर कार्य कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे जब मैं इस विषय को आगे जब हम लोग को एक टॉपिक ही है तो हम वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं इसके बारे में बात करूँगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि मल्टीटास्किंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ। वर्तमान समय में आप जानते हैं कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर आप जानते हैं कि एक मल्टीटास्किंग फीचर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पे वर्ड आपको, पावर पॉइंट, कई प्रकार का आपको देखने को मिलेंगे। एक साथ आप कई सारे कार्य कर सकते हैं। एक तरफ यदि वर्ड में आप कार्य कर रहे हैं तो एक तरफ क्या कर सकते हैं कि विंडोज़ क्या करता है, एक फीचर देता है कि आप क्या कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, छोटा सा स्क्रीन में वीडियो बनाकर वीडियो देख सकते हैं, कई सारे कार्य कर सकते हैं, पावर पॉइंट को साथ में चला सकते हैं, पर थोड़ा सा एक समय में केवल एक ही चीज़ का उपयोग करते हुए आपको उपयोग कर पाएंगे। तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है कि वो मल्टीटास्किंग है। तो यहाँ प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि मल्टीटास्किंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। तो आपका ऑप्शन है पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा या चौथा पीढ़ी। तो याद क्या रखें, मल्टीटास्किंग का प्रयोग हुआ था चौथा पीढ़ी से। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ लिखा हुआ कि पहले, पूर्व मतलब पूर्व में फॉर्ट, देखिए मैं अंग्रेजी लिख देता हूँ इसका, यह है फॉर्ट्रान, सॉरी इसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर फॉर्ट्रान। ये एक प्रकार की सॉफ्टवेयर बनाने वाली भाषा है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए होता है। तो यहाँ प्रश्न वही है कि पूर्व में फॉर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यदि आपने थ्योरी का सेक्शन पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि दूसरी पीढ़ी में क्या था कि इन सारे सॉफ्टवेयर का निर्माण जैसे कोबोल और फॉर्ट्रान हाई लेवल लैंग्वेज का निर्माण हो गया था, प्रारंभिक संस्करण था, आगे चल के यह डेवलप हो जाता है। तो पर इसका विकास कब हुआ था, दूसरी पीढ़ी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, दूसरी पीढ़ी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, यह है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ। आप बताइए, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग, ये टाइम शेयरिंग यदि मैं बात करूं तो ये क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये पूछ रहा है यहाँ पर, यहीं पर क्या चीज़, कि किस पीढ़ी कंप्यूटर में इसका प्रयोग हो रहा था, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी या चौथा पीढ़ी। ये द्वितीय लिखा हुआ है, सॉरी ये द्वितीय लिखा हुआ है। तो किस पीढ़ी कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया गया था, तो आप क्या कहेंगे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है, क्या है। ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या LSI। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंटीग्रेटेड सर्किट। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है इसे, IC चिप। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन क्या हमारा है। ये क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार का है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क आपने सुना होगा ना, हार्ड डिस्क सुना होगा ना। हार्ड डिस्क में क्या होता है, ये इसी पे कार्य करता है, इसी मेथड पे काम करता है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। आपका ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड का, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का या सोडियम पेरोक्साइड का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला नंबर ए ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा कि चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड का परत चढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं
चौथी पीढ़ी के बारे में। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, क्या था? ये आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ट्रांजिस्टर, बृहत एकीकृत परिपथ, या तीसरा ऑप्शन है एकीकृत परिपथ, और चौथा ऑप्शन है निर्वात नालिका। निर्वित लिखा हुआ है, सॉरी, या इसका मतलब है निर्वात नालिका। देखिए शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है, और मैं आपको यहाँ पर आगाह करना चाहता हूँ कि आपके एग्जामिनर के द्वारा जब भी, जैसे मैं झारखंड विशेष के बारे में बात करूं और जैसे सिख के बारे में बात करूं, तो इसने क्या किया है कि इसने जब भी कंप्यूटर का प्रश्न पूछा है तो इतना शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है कि आप कभी कभी भ्रमित हो जाएंगे कि इनमें में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो आप जब भी एग्जाम सेंटर में जाएं तो यहाँ पर क्या करें कि इसके अंग्रेजी के ऑप्शन को भी देखें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसी कारण से वहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि शुद्ध हिंदी का इतना ज़्यादा प्रयोग करेगा आपका एग्जामिनर कि आपको भ्रमित करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसका जो माध्यम होगा अंग्रेजी का, आप उसे भी पढ़ें, तो उससे आपको सहायता मिलेगी कंप्यूटर के प्रश्नों को हल करने में। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या था मैंने आपको बता दिया। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका दूसरा। अब इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है पता? इसे कहा जाता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बृहद एकीकृत परिपथ, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसी का तो प्रयोग हुआ था चौथी पीढ़ी में, इसी में तो प्रयोग हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 37वां क्वेश्चन। ये क्या है? एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? ये प्रश्न आपका है, ये आपका सामने ऑप्शन है। वर्क स्टेशन कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, या तो मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या था, सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर, सॉरी यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा करके क्या क्या आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का निर्माण किया जाता है। इसे ही कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे आईसी चिप इन्हें कहा जाता है, अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। अब यहाँ प्रश्न आपका है बहुत ही ये सारे शॉर्ट फॉर्म में है, और आपका एग्जामिनर यहाँ पर हो सकता है हुबहू तो नहीं कह सकते हैं, पर हो सकता है इस तरह के प्रश्न पूछ दे, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए क्या करेगा, आपको ये पूछने का प्रयास करेगा, बताइए किस पीढ़ी के कंप्यूटर है या किस पीढ़ी में इसका प्रयोग होता था। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका यह है कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते थे, क्या प्रयोग होते थे? SSIC, MSIC, VLSIC या ULSIC। तो आप बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रा लार्ज। इसका पूर्ण रूप क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ULSI, बल्कि ये इसका पूर्ण रूप क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार का है कि अगली पीढ़ी में प्रयोग किया जाएगा। अब अगली पीढ़ी में जो कंप्यूटर बनेंगे उनका प्रयोग क्या किया जाएगा, किस प्रकार के कंप्यूटर को देखने को मिलेंगे? तो आप कहेंगे यहाँ आपके ऑप्शन है AI, CI, BI या DI। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? AI। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो आप कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थात कंप्यूटर स्वयं से निर्णय लेने की क्षमता रखेगा। वर्तमान समय में जब हम इन कंप्यूटर को निर्देशित करते हैं तभी वो क्या करता है? फैसले लेता है। पर एक समय ऐसा आएगा जब इस तकनीक का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तब आप देखेंगे क्या कि कंप्यूटर स्वयं से निर्णय लेना प्रारंभ कर देंगे। वैसे ये तकनीक इन तकनीकों का प्रयोग अब वर्तमान समय में कई क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब में आप जब कोई किसी प्रकार का सर्च करते हैं तो ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। जो भी आपको सजेशन मिलता है, जो भी वीडियो को सजेशन मिलता है या कुछ भी टाइपिंग वगैरह जो आप करते हैं तो वहाँ पर सजेशन के रूप में आपको दिखाने लगता है, ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये प्रारंभिक अपने दौर में एक समय बाद ऐसा आएगा कि आप स्वयं से निर्णय ले पाने में सक्षम होगा। तो देखेंगे अगले पीढ़ी में हो सकता है कि हम लोग भी इससे परिचित हो पाएँ।
आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 40वां क्वेश्चन के बारे में। 40वां क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन आपका है तीसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या पाँचवीं पीढ़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पाँचवीं पीढ़ी में मैग्नेटिक बबल मेमोरी। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि इसका प्रयोग करने से क्या हुआ ना, कि जब मेमोरी बनाई गई ना, उसके से क्या हुआ कि उसकी क्षमता बढ़ी। जैसे हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क जो है ना, इसमें इसी फीचर का यूज किया जाता है मैग्नेटिक बबल मेमोरी का, जिसके कारण से क्या है कि इसकी जो भंडारण की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हुई है। आगे बात करते हैं और हम बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन है। 41वां क्वेश्चन क्या है कि पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी का निर्माण हुआ सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन। तो सही उत्तर क्या है, वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि पोर्टेबल पीसी का अर्थात लैपटॉप के बारे में बात किया जा रहा है, डेस्कटॉप पीसी का। तो आप कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, पाँचवीं जनरेशन। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इंटरनेट का विकास निम्न में से किस पीढ़ी में बने कंप्यूटर के कारण संभव हो सका। मैंने इसके बारे में को बताया था। चौथी पीढ़ी में क्या हुआ, लैन और वैन, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इसे कहा जाता है इंट्रानेट और इसे कहा जाता है इंटरनेट। तो ये प्रारंभ में इन नेटवर्कों का निर्माण किन पीढ़ी के कंप्यूटर कारण संभव हो पाया, तो आप कहेंगे चौथी पीढ़ी में। पर इसका प्रयोग कौन लोग कर रहे थे, सीमित प्रयोग था, या तो साइंटिफिक रिसर्च में, या तो इंस्टीट्यूटों में किया जा रहा था, या तो फिर आप कह सकते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा था। लेकिन यदि वास्तविक रूप से देखा जाए कि इंटरनेट का विकास, इंटरनेट का आविष्कार या इंटरनेट का उपयोग, व्यक्तिगत उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर कारण संभव पाया, तो आप क्या कहेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के कारण क्या हुआ कि इंटरनेट का विकास हो पाया। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। सॉरी, यह हमारा अंतिम प्रश्न था। तो हम पढ़ रहे थे क्या, इसके पहले मैंने जो कक्षा दी थी वो थी कंप्यूटर का विकास, और हमने देखा था कि कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण रखा गया है 3 आधारों पर। जो उसका जो पहला आधार था वो था हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के थे, तो मैंने बताया कि 5 प्रकार थे। इन 5 प्रकारों को नाम दिया गया है, और वो नाम क्या दिया गया, तो आप कहेंगे पीढ़ी का नाम दिया गया था। तो यहीं पर मैंने आपको कहा था कि जब मैं थ्योरी का सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न बनते रहे हैं आपके एग्जामों में, उससे मैं क्या करूँगा, एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। तो यहाँ पर मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको इस सारे से परिचित करवाया। और आगे जब जैसे हमें अभी कई चीज़ें पढ़ना है, जैसे कंप्यूटर का विकास का वर्गीकरण ही अभी हम पढ़ते रहेंगे, और यहाँ पर हम दूसरे आधार और तीसरे आधार के बारे में अगली कक्षा में मैं बात करूँगा। जैसे वहाँ पर हमें पढ़ना क्या है कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा आधार क्या था, तो हम कहेंगे आकार और साइज के आधार पर कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो इस पर हम आगे कक्षा में मैं बात करूँगा, और वहाँ पर थ्योरी का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, वहाँ उस थ्योरी का सेक्शन कंप्लीट, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर क्या करूँगा कि वहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा, और आपको वहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों से आपको परिचित करवा दूँगा। तो मैं अंत में ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।